हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग उसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़े थे, उसमें महत्वपूर्ण शासकों के बारे में डिस्कस किए थे। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में पढ़े थे, उसके पुत्र अशोक के बारे में पढ़े। इन सारी चीजों के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो आज हम लोग मौर्य साम्राज्य एवं उसके प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले मौर्य प्रशासन की जानकारी कहां से मिलती है? तो मौर्य प्रशासन की जानकारी 3 माध्यमों से मिलती है। तो सबसे पहले मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका से मिलती है। क्या मिलती है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है और अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो 3 स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वो विशालतम थी, मतलब उसकी सेना विशाल थी और वह स्थायी सेना रखते थे। और यही स्थायी सेना के बदौलत में मौर्य का जो साम्राज्य है पूरे भारत में फैल चुका था। जैसे पूरब में, उत्तर में हिंदकुश पर्वत से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक से लेकर पूरब में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र गुजरात से लेकर पूरे भारत में मौर्य का साम्राज्य फैल चुका था, इन्हीं विशाल और स्थायी सेना के बदौलत। कौटिल्य चाणक्य के अनुसार मौर्य साम्राज्य की जो सेना थी वो चतुरंगिनी थी। क्या थी? चतुरंगिनी सेना थी। और उस चतुरंगिनी सेना में क्या क्या शामिल थे? तो पैदल सेनाएं थी, घुड़सवार सेनाएं थी, घोड़े थे और रथ सेनाएं थी। तो पैदल सेना, हाथी सेना, घोड़ा सेना और रथ सेना, ये सेना चंद्रगुप्त मौर्य में शामिल था, चाणक्य का कहना था। प्लिनी नामक एक यूनानी, उनका क्या कहना था? तो चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सेना थी, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी शामिल थे। तो प्लिनी नामक यूनानी, जिनका कहना था कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी सेना शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार उनका कहना था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है उसमें 30 अधिकारियों की एक परिषद होती थी। क्या? 30 अधिकारियों की एक परिषद होती थी। 30 अधिकारियों की एक परिषद होती थी। 30 अधिकारियों की एक परिषद होती थी, ठीक है। और ये परिषद में 6 समितियां होती थी। कितने समितियां होती थी? 6 समितियां होती थी। इस परिषद में 6 समितियां होती थी। मैंने यहां लिखा है, सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद होती थी। 30 अधिकारियों की एक परिषद होती थी जिसमें 6 समितियां होती थी। और ये प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। 5-5 सदस्य होते थे। तो 5 6 के 30 हो गया। तो 30 अधिकारियों की एक परिषद होती थी और उस परिषद में 6 समितियां होती थी और 6 समितियों में प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे जो मौर्य प्रशासन की देखभाल किया करते थे। अब मौर्य कालीन अधिकारी किन किन पदों में नियुक्ति हुई थी? तो सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को क्या कहते थे? तो तीर्थ कहते थे। उसका 2 और नाम है, महामात्र और अमात्य। तो मौर्य कालीन प्रशासन में सबसे उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा गया। सीमांतों की रक्षा के लिए राजा ने दुर्गपाल, अंतपाल की नियुक्ति की। दुर्गपाल क्या करते थे? तो सीमा के अंदर, मतलब सीमा के भीतरी के देखभाल के लिए दुर्गपाल की नियुक्ति की गई और सीमा के बाहर की रक्षा के लिए अंतपाल की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्व की देखभाल करने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? तो उसे सन्निधाता कहा जाता था। नेक्स्ट है, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। समाहर्ता के नीचे काम करता था सन्निधाता। तो राजस्व की देखभाल, टैक्स को देखभाल करना, कहां से टैक्स आया, कहां से टैक्स लेना है, तो उसका देखभाल करता था सन्निधाता। पर उससे ऊपर जो हेड था राजस्व टैक्स विभाग का
हेड कौन था? तो हेड था समाहर्ता। पुलिस विभाग का हेड कौन था? तो दंडपाल था। अगर क्षेत्र में मतलब समाज मौर्यकालीन समाज में छोटे मोटी लड़ाइयां हो गई, झगड़े हो गए, तो उसका निपटारा के लिए एक नियुक्ति की गई थी। उस नियुक्ति में प्रधान बनाया गया था, जिसे दंडपाल कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, गुप्तचर। किसी भी राजा के लिए गुप्तचर का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बाहरी आक्रमण होने की आशंका ज्यादा होती थी। तो गुप्तचर को मौर्यकालीन में क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष की संज्ञा दी गई। तो मौर्यकालीन प्रशासन में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया। और जो गुप्तचर थे वो दो भागों में विभाजित थे। पहले को संस्था कहा गया और दूसरे को संचार या श्रेणी कहा गया। अब संस्था का क्या काम था? तो एक ही स्थान पर रहकर अपने कार्य को करना गुप्त रूप से, उसे संस्था कहा गया। और एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर मतलब भ्रमण करके अपने कार्य को निर्वहन करना, उसे श्रेणी या संचार गुप्तचर कहा गया। और गुप्तचर को मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसे बोलते हैं, जैसे गांव हो गया, गांव के बाद पंचायत लेवल, पंचायत के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट लेवल, स्टेट के बाद इंडिया लेवल। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी। और उस गांव में अधिकारी को क्या कहते थे? ग्रामणी। तो गांव के लिए अधिकारी, गांव के अधिकारी को ग्रामणी कहते थे। गांव से बड़ा संग्रहण करते थे और उसके अधिकारी को गोप कहा गया। संग्रहण के बाद खारवटिक, इसमें 200 गांवों को शामिल किया गया था। खारवटिक से बड़ा द्रोणमुख, इसमें 400 गांवों को शामिल किया गया था। द्रोणमुख के बाद स्थानीय, इसमें 800 गांवों को शामिल किया गया। और स्थानीय से बड़ा जिला, और जिला के अधिकारी को स्थानिक कहा गया। नेक्स्ट है मंडल, जिला से बड़ा, और उस अधिकारी को प्रादेशिक कहा गया। और सबसे बड़ा स्थानीय प्रशासन में जिसका नाम प्रांत या चक्र। तो सबसे छोटी इकाई गांव और सबसे बड़ी इकाई प्रांत, और जिसका हेड राजा होता था। अब मौर्यकालीन समाज देख लेते हैं। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। जैसा ऋग्वैदिक काल में था वैसा ही कौटिल्य का कहना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्णों में विभाजित है। कौटिल्य का कहना था कि वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक संगठन का आधार है। जो वर्ण व्यवस्था उस समय थी वही वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार है, चाणक्य का कहना था। सामाजिक जीवन सुख शांति से व्यतीत होता था और संयुक्त परिवार में रहते थे। विवाह की अलग अलग संस्थाएं थी कि ब्राह्मण अलग प्रकार से विवाह करेंगे, क्षत्रिय अलग से करेंगे, शूद्र उनके लिए अलग व्यवस्था है और वैश्य के लिए अलग व्यवस्था है। परंतु इसके विपरीत मेगास्थनीज का कहना था कि सभी लोग स्वतंत्र और समान रूप से रहते थे, परंतु दास की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन कौटिल्य के अनुसार कि दास 9 प्रकार के दासों का जिक्र किया है कौटिल्य ने, परंतु इसके विपरीत मेगास्थनीज ने दास की बात ही नहीं की, दास था ही नहीं। जब दास नहीं तो और अच्छी बात है। अब मेगास्थनीज का कहना था कि समाज 7 वर्गों में विभाजित था और चाणक्य के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभाजित था। मेगास्थनीज का कौन कौन था विभाजित? जो 7 वर्गों में विभाजित था, तो पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक और 7वां सभासद। तो 7 वर्गों में मौर्यकालीन समाज विभक्त था मेगास्थनीज के अनुसार। अब न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो न्याय व्यवस्था का हेड कौन होता था? हेड कौन होता था? तो हेड राजा होता था, प्रधान राजा होता था। सबसे नीचे के न्यायालय को कोर्ट, सबसे नीचे न्यायालय के कोर्ट को क्या कहते थे? ग्राम न्यायालय, ठीक है, विलेज कोर्ट। छोटे मोटे झगड़े का निपटारा ग्राम न्यायालय करते थे, उससे बड़े झगड़े का निपटारा संग्रहण करता था। संग्रहण के क्षेत्र के बाद होने वाले द्रोणमुख के अंतर्गत आने वाले लड़ाई झगड़े को द्रोणमुख न्यायालय निपटारा करते थे। स्थानीय के अंतर्गत आने वाले मुकदमा एवं लड़ाई झगड़े का निपटारा स्थानीय न्यायालय करते थे। उससे आगे जनपद न्यायालय करते थे। सबसे सर्वोच्च केंद्रीय न्यायालय
फैसला करते थे और सभी न्यायालयों का हेड राजा होता था। कर व्यवस्था कैसी थी? तो किसानों से कर लेते थे उपज का 1/4 भाग या 1/6 भाग। तो 1/4 या 1/6 के बीच में किसानों से उपज का भाग लेते थे। मवेशियों से कर लिया जाता था और उस कर को व्रज कहते। क्या कहते हैं? व्रज। तो मवेशियों से लिया जाने वाले कर को व्रज कहा जाता था। बगीचों से प्राप्त होने वाला आय को सेतु कहा गया। क्या कहा गया? तो बगीचों से प्राप्त होने वाले टैक्स को सेतु कहा गया। बंदरगाहों से ली जाती थी टैक्स, कारखानों से ली जाती थी, स्थल एवं जलमार्ग व्यापार के माध्यम से होने वाले आयों से भी टैक्स ली जाती थी। नेक्स्ट है सीता कर। इसमें क्या था? तो राजकीय भूमि से वसूल किए जाने वाले टैक्स को, राजकीय भूमि से वसूल किए जाने वाले टैक्स को सीता कर कहा जाता था। अब सिक्कों का प्रचलन देख लेते हैं। इसमें क्या था? तो चांदी और तांबे के सिक्कों का अधिक प्रचलन था और मुद्रा का जो प्रधान था उस प्रधान को कहते थे लक्षणाध्यक्ष। तो चांदी और तांबे के सिक्कों का अधिक प्रचलन था और मुद्रा विभाग का प्रधान लक्षणाध्यक्ष कहते थे। मौर्यकालीन कृषि, इसमें क्या था? तो सभी प्रकार की फसलों की खेती होती थी और सर्वोत्तम फसल धान को माना गया। सभी प्रकार के फसलों की खेती होती थी और सर्वोत्तम फसल धान को माना गया। और कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे? तो सीता अध्यक्ष करते थे। और यहाँ पर बोले हैं कि राजकीय भूमि से वसूल किया जाने वाला टैक्स सीता टैक्स एवं कृषि विभाग के अध्यक्ष सीता अध्यक्ष। मौर्यकालीन उद्योग देख लेते हैं। इसमें क्या था? तो उद्योग धंधों की संस्थाएं होती थी। ये संस्था में ये इस एरिया का उद्योग शामिल होगा और उस संस्था को श्रेणी कहते थे। ठीक है। अब मगध तो छोटा मोटा था नहीं, तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग उद्योग धंधे की संस्थाएं होती थी ताकि सुचारू रूप से टैक्स वसूल सके और सामाजिक ढांचा सही रूप से चल सके। तो उद्योग धंधे की जो संस्थाएं थी उन्हें श्रेणी कहा जाता था और श्रेणी न्यायालय का जो हेड होता था उसे कहते थे महाश्रेष्ठी। क्या कहते थे? महाश्रेष्ठी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यापारियों का संगठन और उसके अधिकारी को निगम कहा जाता था। अनाज से संबंधित व्यापारियों का समूह सार्थवाह कहा जाता था। जब उपज का 1/4 और 1/6 भाग लेता था तो कौन लेता? तो व्यापारी लेगा और व्यापारी का समूह क्या कहता था? सार्थवाह। अब हम लोग देखें मेगास्थनीज एवं चाणक्य के अनुसार मौर्यकालीन प्रशासन की जो जानकारी मिली ये हम लोग देखें, परंतु अशोक के अभिलेखों से मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो अशोक के अभिलेख 3 है जिनके माध्यम से उन्होंने प्रजा को संबोधित किया। क्या संबोधित किया? तो धर्म की नीति, मतलब धर्म के मार्ग पर चलने की नीति को उन्होंने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। कुछ प्रमुख शिलालेख के नाम मैंने यहाँ लिखा है। कालसी शिलालेख ये उत्तराखंड में है, गिरनार शिलालेख ये गुजरात में है, जौगढ़ और धौली शिलालेख ये उड़ीसा में। तो कुछ प्रमुख शिलालेख के नाम लिखे यहाँ पे। तो अशोक के स्तंभ लेख जो सारनाथ में स्थित है उसी से और वही स्तंभ लेख को राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार ने माना है, अशोक चक्र। अब आते गुहा लेख। बराबर की गुफा में गुहा लेख का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे क्या ये बराबर की गुफा है क्या? तो बिहार के गया जिले में गुहा लेख मिलता है। आप देखते हैं कि सभी अभिलेख किन भाषा में लिखे गए, किन किन भाषाओं में लिखे गए? तो सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए और कुछ ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए। प्राकृत भाषा क्या थी? तो मौर्यों की जनसाधारण भाषा थी, जिन भाषाओं से वो बोलचाल की। जनसाधारण भाषा मतलब बोलचाल की भाषा। तो बोलचाल की भाषा में ही अशोक ने जो धर्म की नीति है उसको उन्होंने लिखा प्राकृत भाषा में, और कुछ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। कुछ फैक्ट दे लेते जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो मौर्य साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में बटा था। मतलब जो मौर्य साम्राज्य है वो 5 प्रांतों से हैंडल होगा। सबसे उत्तरापथ मतलब तक्षशिला, दक्षिणापथ मतलब स्वर्णगिरी उसकी राजधानी थी दक्षिणापथ की। पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र उसकी राजधानी, कलिंग उसकी राजधानी कलिंग एवं अवंती
की राजधानी उज्जैनी मतलब मध्य प्रदेश। तो ये 5 प्रांतों से मगध का जो प्रशासन है वो हैंडल होता था। सॉरी, मगध बोल दिए, मौर्य के प्रशासन का हैंडल होता था। नेक्स्ट है, मैंने यहां लिखा है कि मौर्य प्रशासन की जो वैश्या होती थी उन्हें रूपजीवा कहते थे। क्या कहते थे? रूपजीवा। ये पूछ सकता है कि मौर्य कालीन में वैश्या होती थी जिन्हें रूपजीवा कहते थे। मेगा सीरीज की पुस्तक इंडिका यहां हम लोगों ने लिखा है। तो मेगा सीरीज की पुस्तक जो इंडिका है वो मौर्य समाज का दर्पण कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य समाज का दर्पण किसे कहते हैं? तो मेगा सीरीज की पुस्तक इंडिका को मौर्य समाज की दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है, चाणक्य की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, भारत का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व के लिए जियो और जीने दो का नारा किसने दिया? अशोक ने। जियो और जीने दो का नारा कि आप भी बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध धर्म के जुड़ने के बाद जुड़ा कब? तो जब कलिंग युद्ध हुआ तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उस हृदय परिवर्तन के बाद उन्होंने अस्त्र को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना जीवन उसी में लगा दिया और धर्म के मार्ग में चल पड़ा। तो उन्होंने क्या जियो और जीने दो का संदेश दिया या उन्होंने पाठ पढ़ाया कि आप भी बौद्ध धर्म के 5 महाव्रत थे। सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, सन्यासी जीवन व्यतीत करना है। ये जैन धर्म के 5 महाव्रत थे और बौद्ध धर्म के लगभग 5 महाव्रत थे। तो इन्हीं 5 महाव्रतों को उन्होंने एक नाम दिया जियो और जीने दो। आप भी अपने धर्म को विशेष मानिए, मैं भी मानूंगा, मैं भी आपके धर्म को आदर सम्मान दूंगा, आप भी, और मैं भी किसी से न लड़ूंगा, लड़ने दूंगा। मतलब जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया अशोक ने। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? यहां पे लिखे थे मुद्रा का प्रधान लक्षणाध्यक्ष, पर यहां मुद्रा को परीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक। इसका नेक्स्ट है, कर से मुक्त गांव क्या कहलाते थे? तो परिहारिक कहलाते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य और जियो और जीने दो का पाठ या संदेश किसने दिया? तो अशोक ने दिया। कर से मुक्त गांव, परिहारी। तो हम लोगों ने आज डिस्कस किए मौर्य प्रशासन के बारे में। अब मौर्यों का पतन कैसे हुआ? तो अशोक के बाद जितने उत्तराधिकारी आए वो निर्बल एवं कमजोर साबित हुए। उन्होंने कर में वृद्धि कर दी, सांस्कृतिक और सामाजिक असमानताएं फैल गई। तो इन कारणों से मौर्यों का 186 बीसी में मौर्यों का अंततः पतन हो गया। तो आपको वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऑनलाइन तैयारी को। आपको लगता होगा इतना याद कैसे करेंगे? तो याद करने का आपको हम तरीका बता देते हैं कि आपको एक बार अच्छे से वीडियो देखना है, इसके बाद एक बार नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद आप अपने फ्रेंड को या किसी बच्चे को पकड़कर आपको बस ये सारी चीजें उसको बता देना है। मुख्य मुख्य बातें आपको एक बार बता देना है, बस आपको याद हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपसे। तो आपको एक बार नोट्स जरूर बनाना है और आपको एक बार पढ़ना है और किसी व्यक्ति, बच्चे या दोस्त को एक बार सुना देना है और आपको याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।